हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम लोग मेन डिस्कस करेंगे मैक्सिमा और मिनिमा के बारे में बाय कैलकुलस मेथड। ओके, सो बेसिक कॉन्सेप्ट से पहले चलते हैं कि ये मैक्सिमा मिनिमा होता क्या है, इसको हम कैसे समझ सकते हैं। ओके, तो आप देख सकते हो कि ये एक कर्व है और इस कर्व में जो पिक वाला पॉइंट है वो सपोज कि x इक्वल्स टू a के करस्पॉन्डिंग है और इसके लेफ्ट में a माइनस एच, एच इज़ वेरी स्मॉल क्वांटिटी, सो इससे जस्ट हमने इधर टर्न किया हुआ है। सो a माइनस एच के करस्पॉन्डिंग ये हाइट है कर्व का, और a प्लस एच जब हम राइट साइड में मूव करते हैं तो इसके करस्पॉन्डिंग हाइट ये है। तो आप देख सकते हैं कि एफ ए जो हाइट है इसका वो एफ ए माइनस एच से भी ज़्यादा है और एफ ए प्लस एच से भी ज़्यादा है ना। इसका मतलब है कि एफ ए का जो वैल्यू होगा वो अपने नेबरहुड के दोनों पॉइंट से ज़्यादा होगा, है ना। तो ऐसे सिचुएशन में हमें मैक्सिमम मिलता है। और इस ग्राफ में अगर हम चलते हैं तो इसमें देखो b करस्पॉन्डिंग टू मिनिमम पॉइंट लिया हुआ है, ठीक है। तो इसके इधर जाएंगे तो इससे थोड़ा सा जो b एफ बी का जो हाइट होगा उससे एफ बी प्लस एच का हाइट ज़्यादा होगा। फिर इसके लेफ्ट में चलते हैं तो एफ बी माइनस एच का जो हाइट होगा वो भी एफ बी से ज़्यादा होगा। इसका मतलब x इक्वल्स टू बी पर जो एफ बी का वैल्यू है वो अपने नेबरहुड के सारे वैल्यूज से कम है, तो इसको हम लोग बोलेंगे मिनिमम वैल्यू, है ना। तो इसीलिए लिखा गया था यहाँ पर कि ए एफ फंक्शन एक्स इज सेड टू हैव ए मैक्सिमम एट एक्स इज इक्वल टू ए if a is greater than any other values which are immediate neighborhood of x equals to a, and that's why if x equals to a, from figure fa is greater than fa minus h and fa is also greater than fa plus h, both imply that x equals to a gives the maxima. Similar way में इधर भी लिख सकते थे कि fb is less than fb minus h and fb is less than fb plus h, that's why x equals to b gives minima. अब कुछ इसमें जो पॉइंट्स के नेम होते हैं वो भी हमें समझना चाहिए। तो द मैक्सिमम और मिनिमम पॉइंट्स आर कॉल्ड टर्निंग पॉइंट्स और स्टेशनरी पॉइंट्स, ठीक है। यानी जिस पॉइंट के करस्पॉन्डिंग में मैक्सिमम मिनिमम मिलता है उस पॉइंट को हम टर्निंग पॉइंट्स या स्टेशनरी पॉइंट भी कहते हैं। और एक टर्म है जो एक्सट्रीमम और एक्सट्रीमल और टर्निंग वैल्यूज़, ये सभी यूज होते हैं मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज़ के लिए। मान लो किसी प्रॉब्लम में आपसे कहे कि फाइंड दी टर्निंग वैल्यूज़ ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन, तो आपको वहाँ समझ जाना चाहिए कि टर्निंग वैल्यू मीन्स ये मैक्सिमा या मिनिमा के बारे में बात कर रहा है, ठीक है। ओके, सो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है, सी दूसरा पॉइंट जो है इसमें वो ये है कि अ फंक्शन कैन हैव सेवरल लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमम वैल्यू। अब देखो इस ग्राफ में एक ग्राफ कुछ इस तरह से गया हुआ है कर्व, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि x1 के करस्पॉन्डिंग इसकी हाइट सबसे ज़्यादा है तो मैक्सिमम है, फिर उसके बाद मिनिमम है, फिर मैक्सिमम आ रहा है, फिर मिनिमम आ रहा है, फिर मैक्सिमम। तो इसको जो मैक्सिमा मिनिमा ये सब जो आ रहे हैं ना बहुत सारे, इसको हम लोग लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा कहते हैं, क्योंकि ये अपने लोकलिटी में x1 के करस्पॉन्डिंग अगर तुम राइट में जाते हो या लेफ्ट में जाते हो तो उसके करस्पॉन्डिंग ये सबसे हाईएस्ट, ठीक है। मिनिमम में ये भी अपने नेबरहुड के करस्पॉन्डिंग ये मिनिमम है, फिर अपने नेबरहुड x3 अपने नेबरहुड के करस्पॉन्डिंग मैक्सिमम है। तो ये सब क्या है अपने लोकलिटी में मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू रख रहा है, दैट्स वाई दीज आर लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा। ओके, अब लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा हमेशा देखो अल्टरनेट पोजीशन पर एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। तो अल्टरनेट पोजीशन पर एग्जिस्ट कर रहा है इसलिए लिखा हुआ है मैक्सिमा एंड मिनिमम वैल्यू अकर्स अल्टरनेटिवली। ओके ओके, ए मिनिमम वैल्यू कैन बी ग्रेटर देन द मैक्सिमम वैल्यू, सही है। मिनिमम वैल्यू भी ग्रेटर देन मैक्सिमम वैल्यू हो सकता है, लेकिन ये तभी हो सकता है जब हम लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा की बात करते हैं। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो कि एक लोकल मिनिमम यहाँ पर है और एक लोकल मैक्सिमा यहाँ पर है, इसकी हाइट से कम है, इसका मतलब लोकल मैक्सिमम वैल्यू जो है वो लोकल मिनिमम वैल्यू से कम हो रहा है ना। तो ऐसा हो सकता है कि मिनिमम वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू से ज़्यादा हो सकता है ना, लेकिन ये लोकल के केस में। लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा डू नॉट मीन द ग्रेटेस्ट एंड लिस्ट वैल्यू ऑफ द फंक्शन। मतलब ये जो लोकल मैक्सिमा मिनिमा आपको दिखाई दे रहा है इसका मतलब ये नहीं हो गया कि यही सबसे ज़्यादा या सबसे कम वैल्यूज़ होगा फंक्शन का, है ना। तो जो सबसे ज़्यादा वैल्यू होता है उसे हम ग्रेटेस्ट वैल्यू कहते हैं और यह ग्लोबल मैक्सिमा भी कहते हैं, और जो लिस्ट वैल्यू होता है उसको ग्लोबल मिनिमा भी कहते हैं। ओके,
ओके, तो आपने ये सब देखा जो भी इसके करस्पॉन्डिंग जो भी हमें समझना चाहिए था बेसिक्स। अब मैं आपको ये समझाने जा रहा हूँ कि कंडीशन फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा क्या होना चाहिए। तो कंडीशन फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा, अगर हम फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट के अलॉन्ग चलते हैं, मतलब एक बार डिफरेंशिएट किया उसी के करस्पॉन्डिंग हमें समझना है, तो कैसे समझेंगे। अब देखो इस फिगर में यहाँ पर क्या है, मैंने एक इस तरह का एक कर्व लिया हुआ है। तो इस पॉइंट पर मैंने 3 पॉइंट्स लिए, एक इधर, एक सबसे वर्टेक्स पर, और इसका एक राइट में। तो इस पॉइंट के करस्पॉन्डिंग अगर dy बाई dx देखा जाए तो इसका स्लोप क्या होगा, पॉजिटिव होगा, है ना, क्योंकि यहाँ पर एंगल एक्यूट बना है तो टेन थीटा पॉजिटिव आएगा। फिर इस पॉइंट के करस्पॉन्डिंग dy बाई dx जीरो आ जाएगा क्योंकि ये पैरेलल टू एक्स एक्सिस है। और इधर देखो जो ऑब्ट्यूज एंगल बना रहा है ना एक्स एक्सिस के साथ, दैट्स वाई टेन थीटा का वैल्यू नेगेटिव है, दैट्स वाई द स्लोप ऑफ दिस टेंजेंट इज नेगेटिव। सो यहाँ पर आप समझ सकते हो कि पॉजिटिव, जीरो एंड नेगेटिव इस तरह से मूव कर रहा है स्लोप। तो हम कह सकते थे कि जो dy बाई dx है वो चेंज कर रहा है फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, कह सकते हैं इस केस में। और जब dy बाई dx चेंज कर रहा है फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, तो एक मैक्सिमम पॉइंट मिलता है। इसी तरह से मिनिमम के केस में आप देखो, जब ग्राफ ऐसे गया हुआ है तो इसमें देखो पहले क्या हुआ, पहले जो स्लोप आया वो नेगेटिव आया, फिर जीरो हुआ, फिर पॉजिटिव हुआ। इसका मतलब इस समय जो dy बाई dx है वो कैसे चेंज कर रहा है, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। तो जब कभी dy बाई dx का वैल्यू चेंज करे नेगेटिव टू पॉजिटिव, तो समझ जाना कि वहाँ हमें मिनिमम वैल्यू मिलने वाला है, ठीक है। तो ऑल सच पॉइंट्स वेयर dy बाई dx इज जीरो आर कॉल्ड टर्निंग पॉइंट्स या स्टेशनरी पॉइंट, ये बात है। अच्छा, मैक्सिमा निकालना हो या मिनिमा निकालना हो, dy बाई dx करस्पॉन्डिंग टू जीरो होगा। अब देखो इस समय जो मैक्सिमा मिला था तो इस समय dy बाई dx का वैल्यू जीरो आ रहा था, और जब ये मिनिमा आ रहा था तो उस समय भी यहाँ पर जो टेंजेंट होगा वो dy बाई dx इसका भी जीरो ही होगा, है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि dy बाई dx इज इक्वल टू जीरो, ये तो एकदम एसेंशियल कंडीशन हो गया फॉर फाइंडिंग मैक्सिमा और मिनिमा। अब अगर dy बाई dx अपना साइन चेंज कर रहा है पॉजिटिव से निगेटिव तो मैक्सिमम मिलेगा, और अगर निगेटिव से पॉजिटिव कर रहा है तो मिनिमम मिलेगा। ओके, चलिए अब इस पर हम एक क्वेश्चन करते हैं इसको समझने के लिए, ठीक है। तो इसमें देखो क्या है कि फाइंड द टर्निंग पॉइंट्स ऑन द कर्व y इक्वल्स टू दिस, आल्सो फाइंड मैक्सिमम मिनिमम। टर्निंग पॉइंट्स बोल रहा है, मतलब जहाँ पर मैक्सिमम मिनिमम है, कौन सा पॉइंट है वो, है ना। तो y इक्वल्स टू दिस, तो एक बार डिफरेंशिएट तो करना है, तो डिफरेंशिएट करने के बाद हमें ये आया। अब डिफरेंशिएट करने के बाद जब जीरो करोगे तो x इक्वल्स टू 1 और x इक्वल्स टू 6, ठीक है। तो अभी आप देखो इसी के करस्पॉन्डिंग dy बाई dx जिस पर जीरो होता है उसी के करस्पॉन्डिंग मैक्सिमा या मिनिमा होता है, तो उसको हम कह सकते हैं ये टर्निंग पॉइंट्स हैं, ठीक है। अब इसमें हम क्या करेंगे, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट में हमेशा dy बाई dx निकालो, टर्निंग पॉइंट निकाल लो, उसको नंबर लाइन पर रखो, और फिर dy बाई dx जो आया है उसका हम लोग साइन स्कीम पर देखते हैं, साइन स्कीम लगाते हैं उसमें ना। तो देखो 1 और 6 आया, तो 1 और 6 आया तो आप देखो साइन स्कीम में कुछ इस तरह से जाएगा, ये इधर पॉजिटिव होगा, इधर पॉजिटिव, इधर नेगेटिव होगा। तो देखो 1 के करस्पॉन्डिंग अगर देखो तो ये क्या है, ये तो यही है ना वाई डैश का एक ग्राफ है। तो वाई डैश देखो यहाँ पर क्या है, पॉजिटिव से नेगेटिव चेंज कर रहा है, और हम जानते हैं जब पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाता है तो एक मैक्सिमम मिलता है, यानी x इक्वल्स टू 1 पर ये मैक्सिमम वैल्यू देगा। और dy बाई dx देखो इस पॉइंट के करस्पॉन्डिंग को नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रहा है ना, आपको हमेशा मूव करना है लेफ्ट टू राइट, ऐसे मूव करना है ना। तो यहाँ पर मिलेगा पॉजिटिव से नेगेटिव और यहाँ पर मिलेगा नेगेटिव से पॉजिटिव। तो जब कभी नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाता है तो मिनिमम वैल्यू मिलता है, यानी x इक्वल्स टू 6 पर ये मिनिमम वैल्यू देगा और x इक्वल्स टू 1 पर ये मैक्सिमम वैल्यू देगा। तो वही पर लिखा हुआ है कि x इक्वल्स टू a पर y चेंज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, दैट्स वाई y इज इक्वल टू एफ एक्स जो है मैक्सिमम वैल्यू होगा एट x इज इक्वल टू 1 पर। और मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा, तो जो भी x इक्वल्स टू 1 आया है उसको आप मेन जो कर्व था, इनिशियल जो कर्व था उसमें रख दो। तो x इक्वल्स टू 1 इसमें रख दो तो ये अपने आप आपको -3 देगा, ठीक है। इसी तरह से 6 के करस्पॉन्डिंग मिनिमम आया था तो 6 को भी उस एक्चुअल जो इनिशियल कर्व था उस पर रख दो इक्वेशन में, तो ये -128 आ गया। तो इस तरह से हम लोग मैक्सिमम मिनिमम निकाल लिए, बहुत ईजी है ना। तो जो मेन कंक्लूजन आया वो क्या आया कि कोई भी कर्व दिया हो, सबसे पहला काम है आपको उसको डिफरेंशिएट कर दो, डिफरेंशिएट करने के बाद जीरो कर दो, उससे एक्स वाई निकलेगा।
अब जो वाई डैश का जो तुम्हारा कर्व आ रहा है उस पर साइन स्कीम लगा दो और देखो कि किस पॉइंट के करस्पॉन्डिंग पॉजिटिव से नेगेटिव साइन चेंज हो रहा है या नेगेटिव से पॉजिटिव साइन चेंज हो रहा है, वो आप उसके करस्पॉन्डिंग आप मैक्सिमम मिनिमा निकाल सकते हो। ठीक है, दूसरा जो मेथड है मैक्सिमम मिनिमा निकालने का उसको कहते हैं हम लोग सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट। तो सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट में देखो ग्राफ मैंने वही लिया है, तो इस समय आप देख सकते हो कि यहाँ स्लोप पॉजिटिव था, जीरो हो गया, नेगेटिव हो गया, यानी कि स्लोप पॉजिटिव से नेगेटिव हो रहा है। इसका मतलब स्लोप क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है ना। तो इन दिस सिचुएशन dy बाई डी एक्स चेंज साइन फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव इम्प्लाइज dy बाई डी एक्स इज डिक्रीजिंग। तो dy बाई डी एक्स डिक्रीजिंग मतलब स्लोप डिक्रीज कर रहा है। तो इसका मतलब हुआ कि कोई भी चीज़ जब डिक्रीज करता है तो उसका जो डिफरेंशिएशन होगा विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप विथ रिस्पेक्ट टू एक्स नेगेटिव होगा। तो डी टू वाई बाई डी एक्स टू नेगेटिव हो गया, यानी कि मैक्सिमम तब मिलेगा, मैक्सिमम पॉइंट तब मिलेगा जब डी टू वाई बाई डी एक्स टू नेगेटिव होगा। ठीक है, इसी तरह से आप यहाँ पर देखो इस कर्व में, तो इन दिस सिचुएशन एज डी वाई बाई डी एक्स चेंज साइन फ्रॉम निगेटिव टू पॉजिटिव, देखो पहले निगेटिव था फिर जीरो हुआ फिर पॉजिटिव हो गया है ना। तो इस समय क्या हुआ कि निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रहा है, इसका मतलब डी वाई बाई डी एक्स इंक्रीज कर रहा है। तो इसका मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ डी वाई बाई डी एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्या होगा, पॉजिटिव, यानी डी टू वाई बाई डी एक्स टू पॉजिटिव। तो अभी जो मॉडिफाइड कंडीशन आया फॉर मैक्सिमम मिनिमा, वो क्या हुआ कि डी वाई बाई डी एक्स तो होगा ही, और डी टू वाई बाई डी एक्स टू अगर नेगेटिव आया तो मैक्सिमम पॉइंट मिलेगा, है ना। और डी टू वाई बाई डी एक्स टू अगर पॉजिटिव आया तब मिनिमम मिलेगा, यानी पॉजिटिव के केस में मिनिमम और नेगेटिव के केस में मैक्सिमम। ठीक है, और डी वाई बाई डी एक्स तो दोनों में पॉजिटिव जीरो होगा ही होगा। ठीक है, चलो तो इस पर भी एक क्वेश्चन करते हैं। मैंने वही क्वेश्चन लिया जो पिछले अभी जस्ट पहले लिया था फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट में, तो सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट में भी वही क्वेश्चन लिया। ठीक है, तो देखो y इक्वल्स टू ये दिया हुआ है इक्वेशन, इसको एक बार डिफरेंशिएट करो, फैक्टराइज करो, ये आ गया y वाई जीरो पर ये दोनों पॉइंट आ गए। अब इसमें क्या करना होता है, डबल डिफरेंशिएशन निकालो। तो डबल डिफरेंशिएशन निकालोगे तो 12x माइनस 42 आएगा। अब देखो x इक्वल्स टू 1 पर इस डबल डिफरेंशिएशन का वैल्यू देखो, तो 12 इंटू 1 माइनस 42 तो माइनस 30, ये निगेटिव आ गया। और डबल डिफरेंशिएशन निगेटिव किसके करस्पॉन्डिंग हो रहा था, मैक्सिमम के करस्पॉन्डिंग, इसलिए 8x इक्वल्स टू 1 y हैज़ इट्स मैक्सिमम वैल्यू। तो y मैक्सिमम क्या होगा, y 8x इक्वल्स टू 1, क्योंकि 1 के करस्पॉन्डिंग ही मैक्सिमम वैल्यू है। तो 1 पुट कर दो मेन जो कर्व था, तो उस इक्वेशन में हमने 1 इक्वल्स टू x इक्वल्स टू 1 पुट कर दिया तो माइनस 3 आया, ये हो गया मैक्सिमम वैल्यू। और डबल डिफरेंशिएशन का वैल्यू देखो 12x माइनस 42, जब x इक्वल्स टू 6 रखेंगे तो ये आ गया 12 इंटू 6 माइनस 42, इट इज़ इक्वल टू 30, जो कि पॉजिटिव है। यानी डबल डिफरेंशिएशन पॉजिटिव आ रहा है। तो ये पॉजिटिव कब आता था, जब मिनिमम के करस्पॉन्डिंग जाते थे हम लोग, है ना। तो हैंस x इक्वल्स टू 6 y हैज इट्स मिनिमम वैल्यू। और ये मिनिमम वैल्यू कितना होगा भाई, तो मेन इक्वेशन में आप x इक्वल्स टू 6 रख दें, तो ये रखने के बाद वो माइनस 128 आ रहा है। ठीक है, इस तरह से मैक्सिमम मिनिमम फाइंड आउट हो जाता है डबल डिफरेंशिएशन कॉन्सेप्ट यूज़ करके भी और फर्स्ट डिफरेंशिएशन कॉन्सेप्ट यूज़ करके भी। अब एक और इम्पोर्टेंट बात है कि इसमें थोड़ा सा पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन के बारे में भी समझ लेते हैं। तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन आप देखो, ये जो ग्राफ है इसमें ये कॉनकेव अप ग्राफ है। इसमें पहले क्या कर रहा है ग्राफ, ये देखो ये जो फंक्शन है ये पहले डिक्रीज कर रहा है फिर इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, इस ग्राफ में क्या हो रहा है, पहले डिक्रीज कर रहा है फिर पहले इंक्रीज कर रहा है फिर डिक्रीज कर रहा है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि फर्स्ट केस में डिक्रीज किया फिर इंक्रीज किया, इसका मतलब डी वाई बाई डी एक्स चेंज साइन निगेटिव टू पॉजिटिव, इसका मतलब डी ऑफ डी वाई बाई डी एक्स पॉजिटिव। ठीक है, क्योंकि निगेटिव से पॉजिटिव तो इंक्रीज कर रहा है, तो डी टू वाई बाई डी एक्स टू पॉजिटिव, यानी डी टू वाई बाई डी एक्स टू अगर पॉजिटिव होता है तो कॉनकेव अप ग्राफ आता है। ठीक है, कॉनकेव अप। और इसी तरह से इस केस में अगर हम चलें तो डी वाई डी एक्स क्या हो रहा है, पॉजिटिव से निगेटिव हो रहा है, मतलब जो स्लोप है वो चेंज कर रहा है साइन पॉजिटिव से निगेटिव, यानी कि वो डिक्रीज कर रहा है। तो डी वाई बाई डी एक्स विथ रिस्पेक्ट टू इसका स्लोप, ठीक है, स्लोप का जो हम डिफरेंशिएशन के विथ रिस्पेक्ट टू एक्स तो निगेटिव आएगा, इसका मतलब डी टू वाई बाई डी एक्स टू निगेटिव होगा। इसका मतलब हुआ कि जब कभी डी टू वाई बाई डी एक्स टू निगेटिव आ रहा है तो जो ग्राफ आएगा वो कॉनकेव डाउन आएगा। ठीक है, अब पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन हुआ क्या, ठीक है, तो कह रहा है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन एक ऐसा पॉइंट होता है कर्व पर जिस पॉइंट के करस्पॉन्डिंग कॉनकेव अप से कॉनकेव डाउन
ग्राफ का नेचर चेंज होता है, या कॉन्केव डाउन से कॉन्केव अप ग्राफ का नेचर चेंज होता है। जैसे आप यहाँ पर देखो, ये ग्राफ है y इक्वल्स टू एक्स क्यू का, तो देखो इस पॉइंट के करस्पॉन्डिंग x इज इक्वल टू, पहले ग्राफ कैसा था, कॉन्केव डाउन, बाद में इससे थोड़ा सा ऊपर गए तो हो गया कॉन्केव अप। यानी कि जिस पॉइंट के आसपास कॉन्केव डाउन से कॉन्केव अप हो रहा है वही पॉइंट होगा पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। तो यहाँ पर पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन x इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। इस ग्राफ में देखो पहले क्या था, पहले था कॉन्केव अप, बाद में ये कॉन्केव डाउन हो गया, है ना। तो ये किसके करस्पॉन्डिंग हो रहा है, x इक्वल्स टू 0 के करस्पॉन्डिंग। तो यहाँ भी पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कितना होगा, x इक्वल्स टू 0। ये ग्राफ है y इक्वल्स टू एक्स पावर 1/3 का। तो अभी आप एक चीज़ समझो कि एट पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन जो नेसेसरी कंडीशन होता है वो क्या होता है। तो d2y/dx2 0 होना चाहिए और d3y/dx³ नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, क्योंकि dy/dx पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन के करस्पॉन्डिंग 0 हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। देखो इस केस में dy/dx 0 है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो टेंजेंट है वो पैरेलल टू x एक्सिस है, लेकिन इस केस में जो टेंजेंट है वो पैरेलल टू y एक्सिस, मतलब y एक्सिस ही है, इस पर परपेंडिकुलर टू x एक्सिस है। तो इस समय इसका स्लोप डिफाइंड नहीं है, लेकिन इसका जो टेंजेंट का स्लोप है वो डिफाइंड है 0 है, ठीक है। तो ये पैरेलल टू x एक्सिस है, यहाँ परपेंडिकुलर टू x एक्सिस है। तो जिस समय पैरेलल टू x एक्सिस वहीं dy/dx 0 होता है, यहाँ पर जो हो नहीं रहा है, लेकिन पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन तो है, इसलिए dy/dx इक्वल्स टू 0 ये कोई एसेंशियल कंडीशन नहीं है फॉर फाइंडिंग पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। तो एसेंशियल कंडीशन सिर्फ दो ही हैं, d2y/dx2 इज इक्वल टू 0, d3y/dx³ नॉट इक्वल टू 0। अब यानी एट द पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन dy/dx मे बी 0 और मे नॉट बी 0, ठीक है। अब एट पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन dy/dx डज नॉट चेंज इट्स साइन एज x इंक्रीजेस। सही बात है। देखो जब आप x इंक्रीज करते हुए जा रहा था, है ना, x इंक्रीज कर रहा है इधर से इधर, लेकिन ये ग्राफ कंटिन्यूसली क्या है, इंक्रीजिंग ग्राफ है, तो साइन चेंज किया क्या, नहीं किया ना, तो dy/dx चेंज नहीं कर रहा है। अच्छा इधर भी देखो, ये भी ग्राफ क्या है, कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग ग्राफ है, तो यहाँ भी dy/dx का साइन चेंज नहीं कर रहा है, ठीक है। तो ये बात क्लियर हो गया कि पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन के एट पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन dy/dx डज नॉट चेंज। इसका मतलब ये भी हो गया कि पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन पर फंक्शन ना तो मैक्सिमम वैल्यू रखता है ना मिनिमम वैल्यू रखता है। तो हम लोग इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। सो आप देख सकते हो कि एक एग्जांपल है y इक्वल्स टू x माइनस 3 होल टू द पावर 5 और x प्लस 1 का होल स्क्वायर, फाइंड द पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अपने को क्या करना चाहिए, जो फंक्शन है उसको डिफरेंशिएट करना चाहिए। तो इस फंक्शन को आप डिफरेंशिएट करोगे, अरेंज करने के बाद इतना आएगा, ठीक है। तो आप देखो जब y डैश इक्वल्स टू 0 अपन करते हैं तो x का वैल्यू कितना आएगा, -1, 3 और 1/7, ये 3 आएंगे पॉइंट्स। तो साइन स्कीम लगाते हैं, ठीक है। तो साइन स्कीम लगाते हैं किस पर, y डैश पर। तो y डैश पर जब साइन स्कीम लगाओगे देखो तो 3 पॉइंट्स हैं, -1, 1/7 और 3। तो 3 से जब इधर से चलेंगे तो पॉजिटिव, और 3 पर पावर इवन नंबर है इसलिए ये पॉजिटिव रहेगा 1/7 तक। फिर इस पर ओड है तो सो अल्टरनेट पोजीशन पर जाएगा। तो इधर देखो पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव। अब यहाँ पर एक चीज़ देखो, ये जो भी दिख रहा है ये कोरस्पॉन्डिंग टू y डैश, ओके। तो एट x इक्वल्स टू -1 y डैश चेंज फ्रॉम पॉजिटिव टू निगेटिव, हमेशा लेफ्ट टू राइट चलना है ना। तो पॉजिटिव टू निगेटिव जा रहा है, तो पॉजिटिव से निगेटिव कब आता है, जब मैक्सिमम वैल्यू मिलता है। तो y डैश चेंज इट्स साइन फ्रॉम पॉजिटिव निगेटिव, इसलिए y इज मैक्सिमम एट x इक्वल्स टू -1। तो y मैक्सिमम कितना होगा, तो जो मेन इक्वेशन था उसमें x इक्वल्स टू -1 पुट कर दिए, तो क्या आ जाएगा, इसमें जब आप -1 पुट करोगे तो -1 -3 होल टू द पावर 5 और -1 + 1 होल टू द पावर 2, ये तो 0 हो गया, तो टोटल 0 हो गया ना। तो इस तरह से ये पूरा 0 आ गया। अब देखो y इक्वल्स टू 3, x इक्वल्स टू 3 पर, x इक्वल्स टू 3 के अगर आप लेफ्ट में जाए तब भी पॉजिटिव, राइट में जाए तब भी पॉजिटिव, यानी कि dy/dx यहाँ चेंज नहीं कर रहा है, दोनों तरफ पॉजिटिव ही है। इसका मतलब साइन चेंज नहीं हो रहा है dy/dx का। तो साइन चेंज कहाँ नहीं होता है, जहाँ पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होता है, ठीक है। तो ये x इक्वल्स टू 3 यहाँ पर पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है। और x इक्वल्स टू 1/7 के कोरस्पॉन्डिंग अगर हम चलें तो आप देखो 1/7 के कोरस्पॉन्डिंग में dy/dx पहले निगेटिव था, बाद में पॉजिटिव हो गया। तो dy/dx निगेटिव टू पॉजिटिव जा रहा है, तो निगेटिव से पॉजिटिव जा रहा है, इसका मतलब मिनिमम वैल्यू मिलेगा।
तो मिनिमम वैल्यू मिलेगा कब, जब x इक्वल्स टू 1/7 होगा। ओके, तो मेन इक्वेशन में आप रख दो तो y मिनिमम निकलेगा y एट x इक्वल्स टू 1/7। तो मेन इक्वेशन पुट कर दी, आ गया वैल्यू है ना, दिस इज़ द मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन। ओके, सो अभी एक और कॉन्सेप्ट समझते हैं। देखो इसमें क्या है कि जनरल कॉन्सेप्ट एक है, और ये जनरल कॉन्सेप्ट क्या है कि नॉन जीरो वैल्यू ऑफ एन ओड डिफरेंशियल कोफिशिएंट डिसाइड्स इन फेवर ऑफ पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। मतलब ये हुआ कि एक बार डिफरेंशिएट किया, दूसरे बार डिफरेंशिएट किया, तीसरे बार डिफरेंशिएट किया, चौथा पाँचवा, इस तरह से। तो जब ओड नंबर डिफरेंशिएशन का रहा है, ओड डिफरेंशियल कोफिशिएंट मतलब d3y/dx2 ये नॉन जीरो आ रहा है, मतलब नॉट इक्वल टू जीरो। ये कह सकते हैं कि d5/dy d5y/dx5, तो ये नहीं ज़ीरो है, नॉट इक्वल टू ज़ीरो, एंड इसी तरह से। यानी कि जब कभी ओड डिफरेंशियल कोफिशिएंट्स नॉन जीरो आ जाए तो ये तभी पॉसिबल है जब हम बात कर रहे हों पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन का। यानी ये सभी पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन को बताएगा, ठीक है। और अगर इवन डिफरेंशियल कोफिशिएंट जैसे d2y/dx2 ये जीरो नहीं आ रहा है, d4y/dx4 ये जीरो नहीं आ रहा है, तो ये जीरो नहीं आ रहा है, इसका मतलब या तो ये पॉजिटिव रहा होगा, ये निगेटिव रहा होगा, है ना। तो जिसमें आप ये पॉजिटिव था तो मिनिमम के कॉरस्पॉन्डिंग आ रहा था, आपने देखा बहुत पहले। और d2y/dx2 निगेटिव तब आ रहा था जब मैक्सिमम आ रहा था, है ना। तो जब ओड डिफरेंशियल कोफिशिएंट्स जीरो ना हो, मतलब या तो पॉजिटिव हो या निगेटिव हो, तो मैक्सिमम मिनिमम डिसाइड होता है। लेकिन अगर जब ओड डिफरेंशियल कोफिशिएंट जीरो ना हो तो क्या डिसाइड होता है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। चलो इसको एक पहले एग्जांपल से समझते हैं। सो हमारे पास एक एग्जांपल है y इक्वल्स टू x⁵, तो y, ठीक है, तो dy/dx निकाल लिया, इसको जीरो किया तो x का वैल्यू आ गया जीरो। अब दूसरे बार डिफरेंशिएट किया तो x बराबर जीरो पर ये वैल्यू फिर से जीरो दिया, तीसरे बार भी जीरो दिया, फोर्थ टाइम्स भी जीरो दिया, फिफ्थ टाइम्स में ये जीरो नहीं दिया। तो क्या ये ओड टाइम्स में डिफरेंशियल कोफिशिएंट है, ये जीरो नहीं दे रहा है, इसका मतलब ये क्या डिसाइड करेगा, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन डिसाइड करेगा। ये मैक्सिमम मिनिमम डिसाइड नहीं करेगा, ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन डिसाइड करेगा, ठीक है। इसलिए हम कह सकते हैं कि सिंस d5y/dx5 इज एन ऑड डिफरेंशियल कोफिशिएंट देयरफॉर द कर्व हैज ए पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन x इक्वल्स टू जीरो पर, ठीक है। जीरो पर ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन देगा, ना कि मैक्सिमम मिनिमम देगा, ठीक है। अभी इस चीज़ को थोड़ा और, जैसे मान लो हमारे पास होता है x⁴ होता है, तो dy/dx पहले कितना आएगा बताओ, ये आएगा 4x³। इसको अपन जीरो करेंगे तो x का वैल्यू कितना आएगा, जीरो, ठीक है ना। अभी एक बार और डिफरेंशिएट कर देते हैं तो dx2 इसका वैल्यू कितना आएगा, 12x²। ये भी जीरो होगा जब x का वैल्यू जीरो होगा, ठीक है ना। उसके बाद आप थर्ड बार में करोगे तो कितना हो जाएगा, x³, ये आएगा आपको 24x। ओके, ये भी जीरो होगा जब x इज इक्वल टू जीरो होगा। और जब फोर्थ टाइम आप इसको डिफरेंशिएट करोगे तो ये आएगा 24, जो कि जीरो नहीं है। तो देखो 4 टाइम में वो जीरो नहीं है, इसका मतलब इस समय x इक्वल्स टू जीरो क्या देगा, मैक्सिमम की मिनिमम। एक्चुअली ये जीरो नहीं है और पॉजिटिव है, राइट, तो ये मिनिमम के कॉरस्पॉन्डिंग जाएगा, है ना। इसलिए यहाँ x इक्वल्स टू जीरो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन नहीं होगा, बल्कि ये मिनिमम वैल्यू डिसाइड करेगा। तो आप देखते होगे कि x इक्वल्स टू 4 का जो ग्राफ है वो कुछ इस तरह से जाता है, इस तरह से। तो x इक्वल्स टू जीरो, देखो इस ग्राफ का मिनिमम वैल्यू है कि नहीं, समझ में आ गया होगा बात, कि ओड टाइम्स जब डिफरेंशियल कोफिशिएंट जीरो नहीं आ रहा है तो वो बताएगा पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन को, और जब इवन टाइम्स डिफरेंशियल कोफिशिएंट जीरो नहीं आ रहा है तो वो बताएगा मैक्सिमा या मिनिमा को, ठीक है। अब एक और इंटरेस्टिंग बात है, उसको भी समझ ही लेते हैं कि कॉन्सेप्ट ऑफ ग्लोबल मैक्सिमा एंड मिनिमा। अभी तक जो भी हमने पढ़ा वो सब लोकल मैक्सिमा मिनिमा था, है ना। अभी ग्लोबल मैक्सिमा मिनिमा के बारे में पढ़ते हैं कि अगर ग्लोबल मैक्सिमा मिनिमा किसी क्लोज इंटरवल में निकालना हो तो क्या करें। देखो सबसे ईजी बात है, इतना लिखने इतना समझने की ज़रूरत नहीं है, पहले मैं बताता हूँ, आप वो बात समझ लो कि जो फंक्शन दिया रहेगा और एक क्लोज इंटरवल दिया रहेगा, ठीक है। तो आप सबसे पहले क्या करो, फंक्शन को डिफरेंशिएट करो एक बार, उसको जीरो करो, तो बहुत सारे क्रिटिकल पॉइंट्स होंगे। तो क्रिटिकल पॉइंट्स हमेशा निकालना आप ओपन इंटरवल में, क्लोज इंटरवल में मत निकालना।
क्लोज इंटरवल में ओपन इंटरवल में आपने क्रिटिकल पॉइंट्स निकाल लिया, ठीक है। अब जो जो क्रिटिकल पॉइंट्स आया उसके करस्पॉन्डिंग फंक्शन का वैल्यू निकाल लो, ठीक है। तो वो कुछ वैल्यू आएगा, मान लो कि C1 C2 C3 था, तो FC1 FC2 इस तरह से FCN, ये आ गया क्रिटिकल पॉइंट के करस्पॉन्डिंग फंक्शन का वैल्यू। अब जो इंटरवल में जो एक्सट्रीम वैल्यूज़ थे A और B, ठीक है, ये जो हमारा डोमेन है, तो FA भी निकाल लो और FB भी निकाल लो। अब इस सब में देखो कि मैक्सिमम वैल्यू कौन सा आया, तो जो मैक्सिमम वैल्यू होगा वही ग्लोबल मैक्सिमा बताएगा, उसी को हम लोग बोलेंगे ग्रेटेस्ट वैल्यू। और इसमें सबसे कम जो आएगा वो मिनिमम वैल्यू बताएगा, तो उसको हम लोग बोलेंगे लिस्ट वैल्यू ऑफ fx इन दिस इंटरवल, ठीक है। चलो इसको एक एग्जांपल से करते हैं। तो देखो यहाँ पर मान लो कि fx इक्वल्स टू 2x³ माइनस 9x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 6 है। डिस्कस द ग्लोबल मैक्सिमा एंड मिनिमा ऑफ द फंक्शन इन 0 से 2, ठीक है। तो fx का वैल्यू देखो 2x³ दिए हैं, f डैश कर लिया तो इसका वैल्यू ये आया। इसको जैसे ही आप फैक्टराइज करोगे 6x माइनस 1 x माइनस 2 आएगा, ओके। तो क्रिटिकल पॉइंट्स क्या आएंगे, अभी देखो इसको जब 0 करोगे तो ये दोनों वैल्यू आएगा, लेकिन मैंने कहा था कि जो भी क्रिटिकल पॉइंट डिसाइड करना वो ओपन इंटरवल में करना। तो क्लोज इंटरवल में 0-2 है, इस 0-2 के अगर ओपन इंटरवल में देखा तो सिर्फ x इक्वल्स टू 1 ही सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि 2 तो सेटिस्फाई करेगा नहीं, क्योंकि ओपन इंटरवल में देखना है अपने को, है ना। तो x इक्वल्स टू 1 होगा सिर्फ क्रॉस क्रिटिकल पॉइंट्स इन ओपन इंटरवल। अब अपने को क्या समझना है कि जो क्रिटिकल पॉइंट्स आए उस पर यानी f1 पर वैल्यू चाहिए, और जो इंटरवल्स थे 0 और 2, तो f0 का वैल्यू चाहिए और f2 का वैल्यू चाहिए, तो ये तीन ही वैल्यू चाहिए। अब बताओ इस तीनों में से किसका वैल्यू ज़्यादा है, तो 11 का वैल्यू ज़्यादा है, यानी यही ग्रेटेस्ट वैल्यू होगा फंक्शन का। तो यही पर यहाँ पर लिखा हुआ है f0 इस तीनों के बीच में मैक्सिमम चाहिए, यानी इस तीनों के बीच में मैक्सिमम चाहिए, तो इस तीनों मैक्सिमम 11 है, यानी कि ये ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ fx है। इसी तरह से लिस्ट वैल्यू निकालेंगे तो इस तीनों में लिस्ट कौन है 6, यानी कि लिस्ट वैल्यू इसका 6 होगा, यानी ये ग्लोबल मिनिमा आया 6 और ग्लोबल मैक्सिमा कितना आया 11 आया, ठीक है। तो रेंज जो होगा वो मिनिमम टू मैक्सिमम होगा, यानी 6 से 11, तो रेंज भी फाइंड आउट कर सकते थे इसके, ओके। अब जब ये हो गया तो ओपन इंटरवल में भी देख लेते एक बार, है ना। तो अब अगर क्वेश्चन आपका रहा कि ग्लोबल मैक्सिमा एंड मिनिमा इन ओपन इंटरवल फाइंड आउट करो, तो अभी तक जितना प्रोसेस ए बी में देखा था वो सब करके लाओ, तो वो क्या हो गया, मैक्सिमम मिनिमा उधर से निकल जाएगा, जो भी मैक्सिमम ऑफ दिस करके आया था, यानी यहाँ से यहाँ तक आपको, अभी यहाँ से यहाँ तक आपको करना है, ठीक है, इसमें भी। और इसमें एक्स्ट्रा क्या करना है कि जो m1 था, जो सबसे ग्रेटेस्ट वैल्यू था, उसमें आप जो इंटरवल दिया रहता है ना ये a b, तो a से थोड़ा सा ज़्यादा और b से थोड़ा सा कम, तो लिमिट कैसे लगाएंगे, x टेंड्स टू a प्लस एंड x टेंड्स टू b माइनस। इसका जो वैल्यू है, अगर इसके वैल्यू से वो जो सबसे ग्रेटेस्ट वैल्यू ज़्यादा आ रहा था तब तो ठीक है, तो वही होगा ग्लोबल मैक्सिमा। या मिनिमम जो सबसे आ रहा था उधर से, तो अगर ये लिमिट लगाने के बाद जो मिनिमम वैल्यू आ रहा था वो उससे अगर लिमिटिंग वैल्यू से कम हो, ठीक है, तभी हम कहेंगे कि m1 और m1 ये ग्लोबल मैक्सिमा मिनिमा होगा। अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो मतलब नहीं होगा। चलो इसको एग्जांपल से समझ लेते हैं। जैसे फंक्शन देखो, ये चीज़ें वही फंक्शन है लेकिन हमने ओपन इंटरवल में लिया है 1 3। तो फंक्शन है, डिफरेंशिएट किया, फैक्टराइज किया और f डैश 0 किया तो 1 और 2 आया, लेकिन अपने को ओपन इंटरवल 1 3 में देखना है तो इसके करस्पॉन्डिंग सिर्फ ये पॉइंट ही सेलेक्ट होगा। तो f2 का वैल्यू आप देखो 10 आ रहा है, ठीक है, और 1 और 3 था ना इंटरवल, तो 1 से लिमिट कैसे लगाएंगे, 1 से थोड़ा सा ज़्यादा 1 प्लस fx, तो ये लगाएंगे लेकिन पुट करेंगे 1 ही, ठीक है। तो जो फंक्शन दिया हुआ था उसमें आप 1 पुट करो तो इसका वैल्यू आ गया 11, और जब 3 माइनस करेंगे तो 3 अगर इसमें पुट कर देते हैं वैल्यू में, ठीक है, 3 पुट कर देते हैं इसमें, तो आपको देखो इसका वैल्यू आएगा 15। अब सोचो ये जो लिमिटिंग वैल्यू दोनों आया, इस दोनों से ये छोटा आ रहा था, ठीक है, इसका मतलब ये जो वैल्यू है, ठीक है, जो क्रिटिकल पॉइंट के करस्पॉन्डिंग निकल के आया वो उसका ग्लोबल मिनिमम वैल्यू होगा, ठीक है, ग्लोबल मिनिमम, ओके। तो ग्लोबल मिनिमम वैल्यू तो डिफाइंड हो गया, लेकिन अब जो
क्रिटिकल वैल्यू से जो वैल्यू आया है क्या वो इस दोनों से ज़्यादा था? नहीं था ना। तो इस यहाँ पर इसका ग्लोबल मैक्सिमा डिफाइन ही नहीं होगा, यानी एग्जिस्ट नहीं करेगा। सिर्फ यहाँ पर ग्लोबल मिनिमम डिफाइंड होगा, क्योंकि ये इस दोनों के वैल्यू से छोटा है। अगर यहीं पर अगर जो भी क्रिटिकल वैल्यू के करस्पॉन्डिंग कोई वैल्यू इस दोनों से ज़्यादा आ जाता, मान लो आ जाता 20 आ जाता किसी का वैल्यू क्रिटिकल पॉइंट्स के करस्पॉन्डिंग, तो हम कह सकते थे कि वो जो 20 है वो 15 और 11 से ज़्यादा है ना। इसका मतलब वो ग्लोबल मैक्सिमा हो गया। तो इस तरह से ओपन इंटरवल में हम लोग ग्लोबल मैक्सिमा और ग्लोबल मिनिमा फाइंड आउट करते हैं। ओके, तो आज का डिस्कशन यहीं ख़त्म। आशा करते हैं आप समझ गए होंगे, नहीं समझे एक दो बार देखें आप फिर से वीडियो, फिर से समझ में आएगा। ओके, थैंक यू, बाय बाय।